अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, तुर्की के इलेक्शन का पार्ट 2 हो गया है और तैयब एर्दोगान 52%, कमाल जो कि सेक्युलर लिबरल और दूसरा कैंडिडेट था उसने 48% लिए हैं। इल्ज़ाम लगे हैं खूब तुर्की के ऊपर कि बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है, भरपूर रिगिंग हुई है, प्रेशर डाले गए हैं, लालचें दी गई हैं, ख़रीदारी हुई है, ये सब चीज़ के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और ये नॉर्मल है, हर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो किसी न किसी तरीके से रिगिंग, गैर कानूनी काम, गोलियां, धमकियां दी गई, ड्रग्स मनी यूज़ हुआ है, वोटर लिस्ट सीज कर दी गई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल इसने जीतना ही था। तुर्की में इसने टोटल कंट्रोल हासिल किया हुआ है। 25 साल हो गए इस्लामिक पार्टी को तुर्की को रूल करते हुए और तुर्की का बेड़ा गर्क करने में इस तैयब एर्दोगान और उसकी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीज़ दोस्तों, अभी तुर्की में एक सर्वे हुआ, उसके मुताबिक 90% तुर्की के लोग समझते हैं कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। 72.8% लोगों ने ये ख्याल किया है कि रशिया के साथ तुर्की को अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। खाली 24% ये समझते हैं कि रशिया एक एग्रेसर है। 48.3% तुर्की के सिटीज़न ये समझते हैं कि अमेरिका और नाटो की वजह से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। 33% समझते हैं कि रशिया की वजह से हुई है। अजीज़ दोस्तों, यूक्रेन में और रशिया के बॉर्डर के साथ जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उनमें ग्रोइंग ये एक फीलिंग है कि अमेरिका नेटो को यूज़ करके यूरोप का सत्यानाश कर रहा है। देखें, रशिया ने ये जगह जगह ये बात उधर की जा रही है कि फ्रांस का बादशाह नेपोलियन जब इन्वेजन कर रहा था ईस्ट यूरोप की तरफ, तो रशिया ने उसको रोका था। जब हिटलर पोलैंड और इस तरफ आ रहा था तो रशिया ने हिटलर को रोका। और अब अमेरिका यूरोप पे एक तरह से कब्ज़ा कर रहा है तो रशिया उसको रोक रहा है। अजीज़ दोस्तों, पहले बात करेंगे थोड़ा रशिया यूक्रेन अमेरिका वॉर के ऊपर, और फिर चलते हैं, एक शॉकिंग न्यूज़ है लीबिया के हवाले से, जो अमेरिका की हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा का एक बहुत बड़ा ब्लंडर जिसकी इंक्वायरी अमेरिका में हो रही है, और इसके अलावा अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने की क्या पोजीशन है। पहले हम बात करेंगे कि एक वॉर हो रही है जिसमें एक तरफ एक अकेला रशिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन को फ्रंट पर रख के इसके पीछे कोई 40 देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और अब ये स्टेज आ गई है कि F-16 देने की अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, अप्रूवल दे दी है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है यूक्रेन के पायलटों की। इंग्लैंड ने ख़तरनाक हथियार और मिसाइल देने शुरू कर दिए हैं जो कि रशिया को डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। ऑल्दो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम रशिया के साथ जंग में नहीं हैं और हम सिर्फ यूक्रेन की डिफेंस में मदद कर रहे हैं और ऐसे हथियार दे रहे हैं जिससे कि वो खाली डिफेंस कर सके और रशिया की सरजमीन पे अटैक ना कर सके। इसी दौरान रशिया के गवर्नमेंट ने करीम खान को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। करीम खान वो आदमी है जिसने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वारंट इशू किए हैं व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट के। इंटरनेशनल वारंट जो इशू किए थे व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट के, वो करीम खान को रशिया ने वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ओरबन ने साफ अल्फाज में कहा है कि यूक्रेन रशिया से जंग बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरवाने के बाद भी उम्मीद नहीं है
कि यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। इसका कोई चांस नहीं है कि यूक्रेन ये जंग किसी सूरत में जीतेगा। ऑल्दो के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन की मुलाकात हुई यूरोपियन कमीशन की हेड अर्सला वॉन डर लेyen से, और उसमें ज़ेलेंस्की ने 1 मिलियन आर्टिलरी शेल्स की डिमांड की है। रशिया का यूक्रेन 11th पैकेज ऑफ सैंक्शंस मांग रहा है। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की 11th पैकेज ऑफ सैंक्शंस मांग रहा है रशिया के खिलाफ। अजीज़ दोस्तों, पेंटागन के एक एडवाइज़र थे, हेड ऑफ पेंटागन के फॉर्मर एडवाइज़र कर्नल डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने कहा है कि उसको यकीन है कि जूं जूं जंग आगे बढ़ रही है, ज़ेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को इस जंग में अंदर तक घसीट के ले जाए। डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक यूक्रेनियन आर्मी के 3 लाख फौजी अब तक इस जंग में मारे गए हैं, 3 लाख फौजी। और उसने कहा कि ये मामूली लॉस नहीं है, यूक्रेन की फौज तकरीबन जंग हार चुकी है और अब ये एक डेस्परेट रेजिम है ज़ेलेंस्की की, जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह अमेरिका को इस जंग में अंदर तक घसीट के ले जाया जाए ताकि ये जंग आगे बढ़े। अजीज़ दोस्तों, ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन था, उसको ज़बरदस्ती, जैसा कि इमरान खान एक क्रिकेटर था, अगर एक ये नहीं है कि एक एक्टर या एक क्रिकेटर के अंदर विस्डम नहीं होता, पॉलिटिक्स के कीड़े नहीं होते। रोनाल्ड रेगन भी एक एक्टर था, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसी के दौर में सोवियत यूनियन टूटा, इसी के दौर में अफ़गान वार एक तरह से एंड हुई। वो और बात है कि बाद में पाकिस्तान ने बदमाशी करके उस जंग को आगे बढ़ाया, वरना 85 में इस जंग का सीज़ फायर एग्रीमेंट हो चुका था। इसने रोनाल्ड रेगन के ज़माने में ईरान इराक वॉर चलती रही, ये सब अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के शाहकार थे। वो एक एक्टर था, लेकिन यहाँ ना इमरान खान में वो बात है, ना यहाँ पे ज़ेलेंस्की में वो बात है कि ये मतलब इतने इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं कि इमरान खान एक एटॉमिक पावर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैपेबल नहीं था, क्वालिटी नहीं थी। इसी तरह ज़ेलेंस्की में वो चीज़ है नहीं। इसने दुनिया का सबसे करप्ट गवर्नमेंट, जंग से पहले भी, यूक्रेन जंग से पहले भी और जंग के बाद भी, सबसे करप्ट गवर्नमेंट दुनिया की ये यूक्रेन की गवर्नमेंट है। ये वेस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पूरा वेस्ट कह रहा है जो आज ज़ेलेंस्की को अच्छा कह रहा है ना, तो ये सब कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की से ज़्यादा करप्ट कोई है नहीं। इसकी प्रॉपर्टियां और इसके अंबार लगे हुए हैं इसके, लेकिन ये देखें, ज़ेलेंस्की एक टूल है। ये अमेरिका का वो टूल है जिसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह साफ करके निकाल दिया जाएगा। जैसे सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन अमेरिका का एक टूल था। अमेरिका के इशारे पे उसने ईरान से 8 साल जंग लड़ी, और जब वो जंग ख़त्म हुई, जंग रोकी गई, अब सद्दाम हुसैन की एक ज़रूरत नहीं थी, तो सद्दाम हुसैन का वो हाल किया कि उसके ज़रिए ये मिडल ईस्ट में अमेरिका को एंट्री मिली और सऊदी अरब वगैरह में अड्डे मिले, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार अब तक बेच चुका है पिछले 30-40 साल में सद्दाम हुसैन को यूज़ करके। ज़ियाउल हक इतना बड़ा पपेट था अमेरिका का, मरवा दिया, अपने एम्बेसडर को उसके साथ मरवा दिया। जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो अमेरिका इबरत का निशान बना देता है उन लोगों को जिनका वो इस्तेमाल करता रहता है। ये आज की बात नहीं है, ये हिस्ट्री इसकी विटनेस है। अब ये यूरोप को यूज़ कर रहा है। इसी तरह ज़ेलेंस्की अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, वेस्ट में प्रॉपर्टियां और अपने बैंक बैलेंस को अंबार लगा रहा है। इसको पता नहीं है कि सब खा जाएगा अमेरिका। जिस दिन अमेरिका का काम निकल गया ज़ेलेंस्की को मरवा के वो सब अमेरिका खा जाएगा। फिलीपीन का एक डिक्टेटर था मार्कोस, जिसकी बीवी भी बाद में प्रेसिडेंट बनी थी फिलीपीन की। वो मार्कोस मुझे सही से याद नहीं है,
इसकी बीवी एमेल्डा मार्कोस, सॉरी इसकी बीवी एमेल्डा मार्कोस बाद में प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, शायद हार गई थी इलेक्शन। एमेल्डा मार्कोस का खाली वार्डरोब है ना कई बिल्डिंगों में थी। वो जो ड्रेस सुबह पहनती थी वो शाम को नहीं पहनती थी, एक बार वो ड्रेस 1 घंटा पहनती थी फिर फेंक देती थी। गरीब था फिलीपीन, लेकिन वो मार्कोस अमेरिका का एजेंट वहाँ पे रूल करता रहा और अमेरिका में अपनी दौलत जमा करता रहा। रिवॉल्यूशन आया फिलीपीन में, सब अमेरिका खा गया। शाह ईरान, खुमैनी जब रिवॉल्यूशन लाया, शाह ईरान की सारी जायदाद सारे पैसे अमेरिका दबा गया और वो रोता रहा कि मुझे अमेरिका आने दो, उसको अमेरिका भी नहीं आने दिया। वो अजाइलम में लेता फिर आप पूरी दुनिया में। ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है। ज़ेलेंस्की समझता है कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है, अमेरिका उसका बेड़ा गर्क करके रख देगा। तो अजीज दोस्तों ये सिचुएशन है। देखें ये 2 मुल्क है ना, इसमें एक अमेरिका है एक रशिया है। अमेरिका ने अपनी लाइफ, अमेरिका 1492 में दरियाफ्त हुआ था और आज से 250-300 साल पहले आज़ाद हुआ है इंग्लैंड से। आज़ादी के बाद से 90% टाइम जंगों में रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद दुनिया में जितनी जंगें शुरू हुई हैं उसका 81% अमेरिका ने शुरू करी हैं। ये है अमेरिका की स्टोरी। मैं लीबिया वाले इशू की तरफ जाने से पहले थोड़ी आपको इकोनॉमी के हवाले से चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि देखें चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। चाइना साउथ अमेरिका और अफ्रीका को सही मानों में टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनटच्ड कॉन्टिनेंट्स हैं ये, और यहाँ पे एक पोटेंशियल है आगे काम करने का। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है बहुत बड़ा कंट्री, फिर अर्जेंटाइन है, मैक्सिको है, अफ्रीका में नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है। तो चाइना वहाँ पे अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में बहुत काम कर रहा है। खाली चाइना में आपको अफ्रीका में चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ये है कि 10,000 किलोमीटर की रेलवे कंस्ट्रक्ट की है चाइना ने अब तक अफ्रीका में। 1,00,000 किलोमीटर के रोड अफ्रीका में बना चुका है, 100 सी पोर्ट्स बना चुका है, 1000 से ज़्यादा ब्रिज बना चुका है और कई स्कूल और हॉस्पिटल बना चुका है। चाइना दुनिया में बड़ी खामोशी से अपना एक कंट्रोल बनाता जा रहा है। अजीज़ दोस्तों आते हैं इसकी तरफ, अपने दुनिया की इकोनॉमी की तरफ। तो देखें 2000 से 2020 तक 20 सालों में दुनिया में जो जीडीपी सबके इंक्रीज़ हुए ना, चाइना का जीडीपी इन 20 सालों में 1266% 1266 गुना ज़्यादा बढ़ा है। रशिया का 466 और इंडिया का 440 ये, और ब्राज़ील 316। ये 4 टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिक्स के 5 में से 4 कंट्रीज़ हैं। और जो G7 और वेस्ट के जो अलायंस है अमेरिका वगैरह, वो सब बॉटम में आ रहे हैं। कनाडा, USA, UK, जर्मनी सब फारिग। इसी तरह IMF की जो ग्रोथ की जो फोरकास्ट है, वो जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं अमेरिका, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, UK, कनाडा सब फारिग हो रहे हैं। चाइना 5.2%, इंडिया 5.9%। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। अमेरिका का कर्जा और फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये जो लिस्ट आपके सामने है, इसमें जो टॉप हाफ है ना, जिनमें सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है, उसमें जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, नीदरलैंड भी है, स्वीडन भी है, पोलैंड भी है, तुर्की भी है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है। और जो बॉटम हाफ है ना, इसमें इंडिया 4.7%। यानी मामूली मिसाल ये ले लें कि जर्मनी 21.2% इन्फ्लेशन है, इंडिया में 4.79, ब्राज़ील में 7.29,
और साउथ अफ्रीका में 14%। तो ये फिगर्स जो हैं ना ये बताते हैं। अब देखें अमेरिका में है ना 31.8% ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है। 1 जून से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस कर्जे की हद को आगे बढ़ाना है। यानी अमेरिका ने पिछले 100 साल में 78 बार कर्जे की हद को आगे बढ़ाया है कि अमेरिका की प्रेसिडेंट और फिर इसके बाद कांग्रेस और सेनेट इसको अप्रूव करती है कि अमेरिका कितना कर्जा ले सकता है, मैक्सिमम लिमिट। वो लिमिट जब ज़रूरत पड़ती है ये बढ़ाते रहते हैं। अब लिमिट क्रॉस हो गई है और 31.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा अमेरिकन सरकार पे है। तो अब प्रेशर है कि बाइडेन सरकार के ऊपर कि वो इस लिमिट को आगे बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाया ना तो अमेरिका में मिलियंस ऑफ लोग जॉबलेस हो जाएंगे। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत आगे बढ़ जाएगा और अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरेगा और जिससे अमेरिका को बहुत धचका लगेगा। देखिए अमेरिका के जो बजट है ना उसके डेफिसिट आपको बता दें, बहुत ज़्यादा पूर्व पीछे नहीं जाते। मतलब 2000 में 236 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था, 2004 में 413 बिलियन था, 2006 में 248 बिलियन था, 2015 में 442 था। लेकिन ये बाइडेन के आने के बाद शूट किया है। 2020 में 3132, 3 ट्रिलियन 132 बिलियन डॉलर। 2021 में 2 ट्रिलियन 772 बिलियन डॉलर। 2022 1 ट्रिलियन 380 बिलियन डॉलर। और अब ये इस साल 925 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ 5 महीनों में, 4.5 महीनों में। तो अमेरिका का डेफिसिट हो रहा है दुनिया को लूटमार करके। ये अपनी चौधराहट कायम किए हुए, अदरवाइज अमेरिका का बेड़ा गर्क है। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना तो अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन दुनिया को एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक पेंडेमिक का सामना करना पड़ेगा बहुत जल्द, और दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अजीज़ दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कैम है ना, फार्स है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा घटिया इदारा है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और क्रोएशिया के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने लास्ट वीक यूरोपियन पार्लियामेंट में एक स्पीच की। वो स्पीच सुनने वाली है, वायरल है। मैं कॉपीराइट की वजह से फंस जाता हूँ, इसलिए अब मैं वीडियोस आपने देखा होगा कि शेयर नहीं करता, पता नहीं चलता। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट में पब्लिक डोमेन में है वो, लेकिन वो राहुल गांधी वाली वीडियो 1.5 मिनट की जो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की थी, उसके ऊपर मुझे इतनी ख़तरनाक वार्निंग दे दी है यूट्यूब ने। तो यू नेवर नो। तो इसने क्रोएशिया के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है कि मैं कोलंबिया के ड्रग डीलर्स के साथ बात करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करूंगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे मैं एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकता। तो अजीज़ दोस्तों, G7 अभी हुआ, चुपचाप हो गया, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। G7 एक ढकोसला है, अब उस अपनी अहमियत खोता रहा है। लेकिन ब्रिक्स जो है वो फ्यूचर है। और साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर अनिल सुकलाल जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें एवरेज रोज़ की एप्लीकेशन आ रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो कि ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है, और इन टोटल 30 मुल्कों ने अप्लाई किया है ब्रिक्स ज्वाइन करने का, जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, वेनेजुएला, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको और पाकिस्तान, सऊदी अरब, सेनेगाल, सूडान, थाईलैंड, तुर्की, यूरुग्वे, कज़ाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स
अब एक ऐसा अलायंस बनता जा रहा है। लेकिन एक बात ब्रिक्स को भी एहतियात करनी होगी कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को आप ब्रिक्स में लेके फिर ब्रिक्स की भी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस अलायंस को एक ऐसे कंट्रीज़ जो कि ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, जो कि वायोलेंट नहीं है, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है ब्रिक्स का मेंबर, जैसे इंडिया है, जैसे ब्राज़ील है, अब इसमें चाइना है। लेकिन चाइना के केस को हमें देखें, मुझे इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। चाइना के केस को हमें रिविजिट करना होगा। उसमें चाइना के करने की बहुत चीज़ें हैं कि चाइना अपने, एक तो चाइना का अपने कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ख़राब है। तिब्बत के हवाले से ले लें, उइगर के हवाले से ले लें, रिलीजियस परसिक्यूशन के हवाले से फॉलन गोंग और इन कन्फ्यूशियसिज्म और इन सब के खिलाफ। फिर पड़ोसियों में देखें तो नेपाल भूटान में इंटरफेयर करता है, भारत के साथ कुछ ना कुछ पंगा ले रहता है, पाकिस्तान में एक इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है, तो मंगोलिया के साथ इसका इतना अच्छा वो है नहीं। तो चाइना का रिकॉर्ड ख़राब है। मैं रशिया को इसमें क्लीन चिट तो नहीं दूंगा, लेकिन रशिया इज़ मच बेटर। रशिया इज़ नॉट व्हाट ज़ार्स रशिया वॉज। जो ज़ार का रशिया था ना, जो बादशाह थी कम्युनिज्म से पहले, वो इम्पीरियलिस्टिक थी। और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन भी एक इम्पीरियलिस्टिक वो था। लेकिन रशिया आज़ादी के बाद रशिया के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं नेटो ने और यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने मिल के। स्टिल यार रशिया ने किसी के साथ कोई इंटरफियरेंस नहीं किया। रशिया ने सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाली रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, जितनी रियासतें आज़ाद हुई, इनको आज़ाद किया। इसके बाद इनके मामले में इंटरफियर नहीं किया है, ना उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की है। तो ब्रिक्स में चाइना का एक रिकॉर्ड ख़राब है, लेकिन इसके लिए ब्रिक्स के ही प्लेटफॉर्म से चाइना को मजबूर किया जाए कि वो अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को इम्प्रूव करे विद इन चाइना, और अपने पड़ोसियों के मामलात को बेटर तरीके से सुलझा ले, और उसमें कुछ लो और कुछ दो करके पड़ोस के साथ अपने सेट मसलों को परमानेंटली सेटल किया जाए। आप ब्रिक्स में सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ को लेने के से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छे इससे मामलात होंगे। इमारात है, निकारागुआ है, मेक्सिको है, कज़ाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ये कंट्रीज़ के लेने से ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन आप अगर पाकिस्तान, तुर्की और इस टाइप के कंट्रीज़ को लेंगे तो आप एक्सट्रीमिज़म को हवा देंगे और इससे मामलात ख़राब होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आखिरी पॉइंट की तरफ मैं जाना चाहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, आखिरी पॉइंट ये है कि जब आपको याद होगा कि लीबिया में क्या हुआ था, आजकल इसकी बड़ी इंक्वायरी हो रही है। एम्बेसडर स्टीवंस है ना, उसको लीबिया भेजा गया था बराक ओबामा के ज़माने में और हिलरी क्लिंटन के ज़माने में। कहानी असल में ये है कि लीबिया में हिलरी क्लिंटन ने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टिंगर मिसाइल वहाँ पे अंसारुल शरिया नामी एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए थे, जो कि कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ लॉन्च की गई थी। जैसे ISIS की गई है, जैसे तालिबान किया गया है, ऐसे लीबिया में अंसारुल शरिया नामी एक ऑर्गेनाइजेशन मोअम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ लॉन्च की गई थी। उनको स्टिंगर मिसाइल दिए थे जो कि लीबिया की एयरफोर्स को टारगेट करे, लीबिया के एयरक्राफ्ट को उड़ा सके। और उसके लिए अप्रूवल कांग्रेस, जो कि अमेरिका के लॉ के मुताबिक कोई भी ख़तरनाक मिसाइल आप फ़ॉरेन में किसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को या देते हैं तो कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो किसी को बताए बगैर चुपचाप हिलरी क्लिंटन ने वो सप्लाई कर दिए थे। और लीबिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर स्टीवंस को फिर भेजा गया, जिसने ये प्राइवेट आर्म्स डीलर के ज़रिए हिलरी क्लिंटन ने इसको वो स्टिंगर मिसाइल दिए थे, वो सप्लाई कर दिए थे। हुआ ये कि ये स्टिंगर मिसाइल है ना, शोल्डर पर रख के फायर किए जा सकते हैं, जिससे हवाई जहाज उड़ा दिए जाते हैं। ये स्टिंगर मिसाइल है ना, अफ़गानिस्तान में चल पड़े।
और उस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका की हामिद करज़ाई और अशरफ गनी सरकार थी। उस वक्त तालिबान ने एक अटैक में ये स्टिंगर मिसाइल यूज़ किया, जिसका हुआ ये कि तालिबान को बेचारों को आपको पता है चलाने वालाना तो आता नहीं है, तो वो फायर नहीं, मतलब फायर हो गया लेकिन फटा नहीं। तो जिस अमेरिकन हेलीकॉप्टर पे वो जाके लगा ना, वो फटा नहीं ना, तो इस वजह से वो हेलीकॉप्टर बच गया, लेकिन उसको लैंड करना पड़ा। तो बाद में वो स्टिंगर मिसाइल अमेरिका भेजा गया। तो इसके सीरियल नंबर देखे ना, तो ये सीरियल नंबर से पता चला कि ये तो हमारा है, जो कि कतर में CIA के जो डिपो है बम का, जो कि पूरे रीजन में भेजे जाते हैं, इज़राइल को दिए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, अरब कंट्रीज़ में, वो कतर में डिपो में था। तो कतर में वो डिपो में से वो मिसाइल काफ़ी सारे एक सीरियल नंबर के गायब हो गए, उसका पार्ट था ये। तो इसलिए हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा ने एम्बेसडर स्टीवंस को जल्द ही उधर भेजा। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से तालिबान से बैकडोर में ये डील रखी गई कि आप प्लीज़ हमारा ये स्टिंगर मिसाइल हमें वापस दे दें। तो तालिबान ने कहा कि भाई ठीक है, तो आप हमारे 5 वांटेड जो आपके हमारे लोग हैं वो ग्वांतानामो बे में, उनको आज़ाद करें तो हम दे देंगे। तो अमेरिका को वो लोग छोड़ने पड़े और वो स्टिंगर मिसाइल लीबिया में सप्लाई किए गए थे, और वो एक जायज़ हुकूमत थी मुअम्मर कद्दाफ़ी की, इसको गिराने के लिए ये सारी चीज़ें हुई थी। अज़ीज़ दोस्तों, ये अमेरिका की हिस्ट्री है। लेटेस्ट एक रिपोर्ट भी चल रही है जिसमें ये पता चला है कि 9/11 भी अमेरिका की CIA का कारनामा था, और जो 9/11 के ऑपरेटिव्स थे वो CIA के लोग थे, जो कि बना के पेश किया गया अलकायदा के। अलकायदा वॉज टोटली ए CIA क्रिएशन। अलकायदा के उसामा बिन लादेन और जितने टेररिस्ट थे, उनकी टोटल ट्रेनिंग अमेरिका की CIA ने की थी और पाकिस्तान की ISI ने की थी। Turn now to the title, 9/11, An American Empire. I will introduce this topic by quoting the endorsement by Paul Craig Roberts, who wrote, "This is the most important book of our time. Distinguished national and international scientists and scholars present massive evidence that the 9/11 Commission report is a hoax and that the 9/11 terrorist attack has been manipulated to serve a hegemonic agenda in the Middle East." You might be tempted to regard Robert's statement that this is the most important book of our time as hyperbole. But let's think about this. If our position that 9/11 was an inside job is true, this means that the claim that America was attacked by Arab Muslims is a lie. It means that the so-called war on terror is a hoax because the 9/11 terrorists were within our own government. It means that not only the attack on Iraq, but also the attack on Afghanistan was completely devoid of justification. It means, therefore, that all the people in those two countries who have died as a result of our invasions, well over 100,000 people, have been killed on the basis of a lie. It means that the Bush-Cheney administration, which regularly describes the rulers of other countries as evil, is itself guilty of treason, mass murder of its own citizens, and mass murder of Afghanis and Iraqis. अज़ीज़ दोस्तों, तो ये सारी कहानी है। CIA, अमेरिका, दुनिया में कहीं भी अमन होगा ना तो इनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। इनको जंगें चाहिए, टेररिज्म चाहिए, तबाही चाहिए। दैट्स ऑल अज़ीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।